आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग गेस्ट से, जिनकी शुरुआत हुई तो एक आर्मी मैन से, लेकिन आज वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल को चला रहे हैं। वो एक स्कूल के फाउंडर हैं। सफाई के अभियान को लेकर उन्होंने कई चर्चाएं की हैं। आप जानते हैं, लोगों के स्कूल में आप मॉनिटर सुनते होंगे, लेकिन इस स्कूल में चीफ मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है। आपके स्कूल में शायद आपके लोग सफाई करते होंगे, है ना, हाउस हेल्प रखी होगी जो स्कूल में सफाइयाँ करती हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चे खुद से सफाई करते हैं। क्यों सफाई करते हैं, क्यों बच्चों से सफाई करवाई जाती है, पेरेंट्स आके पूछते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही सवाल हम रखेंगे। देश को लेके बात करेंगे, विदेश को लेके बात करेंगे, स्कूल को लेके बात करेंगे, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को लेके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी सर, जय हिंद। जय माता दी। जय हिंद सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल रहेगा कि सर, आजकल जो अध्यात्म है ना, जो एजुकेशन है आज के समय, वो बहुत महंगी हो गई है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं तो अभी तक मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन चलाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि R&D स्टेशन हर चीज में बना, आर्म्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, हर जगह आप नाम लीजिए, वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ शिक्षा में नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? मैं लाइटर नोट पे बोलता हूँ, अगर एजुकेशन में R&D होने दिया होता, क्योंकि जहाँ पर एक बच्चा कॉन्शस पॉइंट से हर घंटे चेंज होता है, अगर वहाँ होने दिया होता ना, तो आदमी पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी में ना उलझता। वहाँ R&D नहीं होने दिया। अब आता है कि जब मैं एजुकेशन को देखता हूँ, ये महंगी क्यों हुई, मुझे समझ नहीं आता। आज से हजारों साल पहले भी अगर ए से एप्पल पढ़ाते थे, तो आज भी ए से एप्पल ही पढ़ाते हैं। ए से एप्पल बोलने में तो उतना ही श्रम तब लगता था, उतना ही श्रम आज। तो महंगा क्या हुआ? महंगी हुई सुविधाएं। इन स्कूलों को जो बिजनेस बने, इन्होंने पेरेंट्स की विशेष को कैश करने लग गए। वो उसमें घुड़सवारी, इस एजुकेशन में स्विमिंग। मैंने तो एक स्कूल में यहाँ तक देखा कि वो घुड़सवारी के लिए उन्होंने कहा कि भाई स्कूल में उस दौरान एक तांगे का घोड़ा बांध दो, ताकि लोगों को बता सके इस घोड़े पे होगा। तो जब बाद में वो घोड़ा नहीं मिला, तो लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ था उन्होंने। तो बोले भाई साहब इसका क्या है? बोले ऐसा है, उस पर टांग टूट जाएगी, पहले इस पर प्रैक्टिस कराएंगे हम 6 महीने। मैंने सोचा ये कितने विद्वान लोग हैं। महंगा इस कारण हो गया, वो घोड़ा आ गया शिक्षा में। जरूरत नहीं थी शिक्षा में, शिक्षा की जरूरत थी भाई। और ए से एप्पल जो किसी टीचर के अनुभव से पैदा होता है, जो किसी टीचर की समझ से पैदा होता है, और जो बच्चे को समझने के लिए होता है, वो कभी महंगा नहीं हो सकता। शिक्षा महंगी नहीं हुई, स्कूलिंग महंगा हो गया। स्कूलिंग का मतलब रेजिमेंटेशन, सुंदर बिल्डिंगें, आपके बच्चे को दी जाने वाली सुविधाएं, और बड़े बड़े शानदार रिसेप्शन रूम। अब तो कभी कभी डाउट लगता है कि ये हॉस्पिटल, ये स्कूल है या होटल है। आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे, आपको उनका रिसेप्शन देख करके कई तिरंगे झंडे, मतलब कर कंट्री के झंडे और घड़ियां, टाइमिंग। भाई साहब यहाँ मैं इलाज कराने आया हूँ, मैं यहाँ झंडे देखने नहीं आया। ऐसा स्कूलों में आप जाएंगे, रिसेप्शन देख करके आपको लगेगा बहुत बड़ी जगह आ गया हूँ, और आपकी जेब से खुद ही हाथ चला जाएगा, और आपको लगेगा मैं सस्ता रेट करूँगा ना तो कहीं मेरी इज्जत ना चला जाए, इसीलिए आप महंगा है। एजुकेशन से कोई लेना देना स्कूल को नहीं होता। बिल्कुल। सर, ये जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें कहीं न कहीं अभी भी हम वो विदेश वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, और फिर ये मुगलों को लेकर हम कई चैप्टर्स पढ़ते हैं। हिंदू राजाओं के तो चैप्टर्स ही नहीं हैं। इसको लेके आप क्या कहोगे? देखो, हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि भेड़ हिंदुस्तान को देख के ही पैदा हुई होगी, हिंदुस्तानियों को। क्योंकि जिस तरह एक भेड़ आगे चलती है, सारी भेड़ें पीछे चलती हैं। ये देश कभी गुरुकुलों का और कभी व्यक्ति के उत्थान का देश था। बाद में क्या हुआ? नकलची देश बन गया। पहले मुगलों का जब हुआ, उनके पास ज्ञान की समझ नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहले हायर एजुकेशन के तक्षशिला नालंदा जलाए। हुँ। क्योंकि उनको था कि हमारे तक्षशिला नालंदा में रिसर्च होती थी, वहां पर लोग ऐसी चीजें बनाते थे जिससे व्यवस्था चलती थी। शिक्षा सबसे ऊपर थी। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने देखा कि हायर एजुकेशन हमारी बर्बाद हो गई है, उन्होंने आकर के स्कूल एजुकेशन को बर्बाद किया। मतलब
मैकाले ने कुछ नहीं किया। मैकाले ने सिस्टमैटिकल ढंग से एक इंडिजिनियस सक्सेसफुल सिस्टम को डीसिस्टमाइज किया। उसने कुछ नहीं किया, सिस्टमैटिकल ढंग से नोटिफिकेशन निकाल करके गुरुकुल संस्कृत भाषा को खत्म कर दिया और कहा कि हम जो बताएंगे सेंट्रली उसको शिक्षा बोला जाएगा। इन्होंने इसको खत्म किया। मैकाले ने स्कूल एजुकेशन को, हायर एजुकेशन पहले जो आक्रांता आए थे उन्होंने खत्म किया, और उसके बाद मार्क्स आ गया। पहले मुगल एजुकेशन का दौर था, फिर मैकाले, फिर मार्क्स। अब इन तीनों को खत्म करने के लिए मुनि मॉडल आया कि भाई नहीं, मुनि का अर्थ क्या है? ऋषि का अर्थ होता है रिसर्चर्स, और मुनि का अर्थ होता है जो उसको समाज में उस रिसर्च को इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये मुनि मॉडल आया जो भारत की संस्कृति का धारक और वाहक बनेगा। मेरा हर बच्चा मुनि होगा, मेरे स्कूल को मॉडर्न गुरुकुल कहा जाएगा। मैं अभी कल कुछ चर्चा सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि संघ के प्रमुख जवाब दे रहे थे कि भाई उनको किसी ने पूछा कि गुरुकुल क्यों ना अनिवार्य किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन को ही गुरुकुल में क्यों ना ले आया जाए। आप दो लाइनें खींचने की क्यों चिंता में हैं? दोनों लाइनों को मर्ज कर दें। मैं ये 16 साल से कर रहा हूँ, मॉडर्न गुरुकुल बना रहा हूँ। मेरा मुनि, मेरा बच्चा रिसर्चर हो, परंतु जिस तरह मॉडर्न दुनिया देखती है कि वो टाई पहना हुआ हो, वो शानदार इंग्लिश बोलता हुआ हो, मगर उतने ही भारतीय संस्कार से भी तो हो। क्योंकि दुनिया को हम विश्वगुरु हथियार बेच के नहीं बने। हम दुनिया के कहीं विनाश और अधिकार पे विश्वगुरु नहीं है। हमने उस वैदिक ज्ञान से इस दुनिया के प्रत्येक देश की बर्बरता और जड़ता, जहां वो जड़े बैठे थे और जो बर्बरता थी, उसको वैदिक ज्ञान से व्यक्तियों के उत्थान के लिए काम किया। चाहे हम कंबोडिया गए, चाहे हम चाइना गए, चाहे हम कहीं भी गए, उस देश के नागरिकों की बर्बरता और जड़ता को खत्म किया और उन लोगों को जीने के योग्य बनाया, जिस कारण हम विश्वगुरु बने। हमने हथियार सप्लाई नहीं करे, हमने इत्र, मसाले, मलमल, औषधियां सप्लाई करी जो उन लोगों के जीवन में काम आती थी। इस कारण से विश्वगुरु बनेंगे हम। और आज भी यदि भारत नहीं रहा तो यकीन मानना ये विश्व खत्म होगा। बिल्कुल। अगर भारत नहीं रहा तो विश्व खत्म होगा, क्योंकि भारत ही वो संस्कृति है जिसके पास विविधता है। हम कहते हैं ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। अरे ये यूनिटी डाइवर्सिटी रूप में प्रकट हो रही है। हम सब एक हैं। एक आदमी उदित के रूप में प्रकट होता है, एक अशोक ठाकुर के रूप में होता है, एक आसिफ के रूप में होता है, एक माइकल के रूप में होता है। एक ही व्यक्ति हैं ये लोग। तो एकता विविधता में प्रकट हो रही है, ये हम बताना चाहते हैं। विविधता एकता में कैसे आएगी भाई? पैर हाथ का काम नहीं करेगा, हाथ पैर का काम नहीं करेगा, नाक मुंह का काम नहीं करेगी। ये विविध हैं, परंतु एक व्यक्ति के लिए सारे काम करते हैं, जिससे वो आदमी लक्ष्य को पाता है। बिल्कुल सर। लेकिन सर आज अगर हम देखें, इंडिया से कई गुना आगे चाइना पहुंच गया है। अब चाइना में तो रूल आराम से लग जाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है ना। हमारे देश में अगर सफाई को लेके कोई नियम आ जाता है तो हम लोग सरकार ही गिरा देते हैं। तो इसको लेके क्या कहोगे आप? क्योंकि आपके स्कूल में मैंने 3 साल खुद दिए हैं और मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। आपके स्कूल में ये होता था, हमारा भी स्कूल है वो, कि आपने कहा कि चलो झाड़ू उठाओ और 0 पीरियड में आप ही को क्लास की सफाई करनी है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्यों आप हमसे सफाई करवाते थे और क्यों आपने सफाई वाले रखे थे? वो भी करते थे लेकिन पहले हमें करना पड़ता था। क्यों सर ऐसा? बेटा, मैं इस बात को मानता था। मुझे मेरे को एक एक्सपर्ट ने कहा कि आप व्हाइट शर्ट मत पहनना। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आप गंदी जल्दी कर दोगे। अच्छा। क्यों गंदी कर दूंगा? मुझे याद आया कि मेरी माँ ने जिंदगी में मुझे कभी सफाई नहीं करने दी। तो जो आदमी सफाई नहीं करता ना, वो केयर भी नहीं करता सफाई की। ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठी थी। और जब यही चीज मैंने लोगों में देखी, हम कहते हैं कि श्रम की इज्जत नहीं है। श्रम की इज्जत वो करेगा जो श्रम करता होगा। जब एक बच्चा अपनी चीजों को साफ नहीं करेगा, एक महिला के कपड़े साफ क्यों होते? बहुत, वो सिर्फ कपड़े इसलिए चेंज कर देती है एक दिन बाद कि वो कल भी यही पहने थे, गंदे नहीं होते। और एक पुरुष के कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि महिला उस कपड़े को अपने हाथ से धोती है। उसको पता है ये अपने हाथ से करा होता है। बहुत तो अच्छा पॉइंट। इसी चीज को मैंने
बच्चों के अंदर, क्योंकि आने वाले श्रम में पुरुष और महिला नहीं है। एक पुरुष को महिला का भी कार्य करना पड़ेगा, एक महिला को पुरुष का भी कार्य करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की उपयोगिता के साथ चलेंगे भाई। इसीलिए मैंने बच्चों के अंदर इस बात को डाला कि श्रम का सम्मान करो, अपनी क्लास को साफ करो। और यकीन मानना उदित जी, जब कोई बच्चा साफ करता है ना तो गंदा नहीं करता। बिल्कुल, ये भावना थी। बिल्कुल। सर और ये ना जापान में भी है, जापान से भी इंस्पिरेशन, क्योंकि जापान में हम देखते हैं वहाँ पे खुद साफ-सफाई हमें करनी होती है। आप गुरुकुलों को देखो, जापान ने गुरुकुलों से शिक्षा ली। बिल्कुल, हमारे गुरुकुलों को वो बच्चे जो पढ़ने आते थे वही साफ करते थे, वही लकड़ी लाते थे, वही समाज से जाके भिक्षा लाते थे। जानते क्यों? समाज से जब कोई भिक्षा लाता है तो ये समझ जाता है कि उसके बनने में समाज का कितना योगदान है। हुँ, इस योगदान को निश्चित करने के लिए, नहीं तो ये खाना गुरुकुल में बनाया जा सकता था, मगर नहीं, गुरुओं ने इस बात को परंपरा में रखा कि प्रत्येक शिष्य, चाहे वो श्री कृष्ण हो या सुदामा, ग्राम में जाएंगे, 3 या 5 घर से मांगेंगे और ला करके सबको बांट के खाएंगे। ये इसलिए कि बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि मेरे बनने में, चाहे मैं श्री कृष्ण बनूं या सुदामा, मैं चाहे कुछ भी बनूं, इस समाज की बहुत भागीदारी है मेरे ऊपर। इस बिल्कुल। अर्थ में इसको कहा जाता था। नहीं तो जो राजा गुरुकुल को संसाधन के लिए पैसे देता है, क्या वो अन्न के लिए नहीं दे सकता था? हुँ, नहीं, ये प्रक्रिया थी। उस पूरे आश्रम को वो बच्चे उसको बुहारते थे, सजाते थे, लकड़ियाँ काट के लाते थे। गुरु और उसके परिवार, और क्योंकि गुरु के कुल थे वो गुरु के कुल के माने जाते थे, तो उसमें वो सेवा करते थे। ये भावना आ जानी चाहिए सब बच्चों में। इसी का एक छोटा रूप और इसी का प्रयास के आप लोगों ने झेला, जो आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। और मैं चाहता हूँ कि परंपरा का मतलब यही चीज़ आप चलाना कल हो जाए तो। बिल्कुल सर। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या पेरेंट्स ने इस चीज़ का विरोध किया कि आपने उनके बच्चों से सफाई करवानी शुरू कर दी? बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। कुछ पेरेंट्स इतने ब्लंटली आके पूछते थे, हमने बच्चा पढ़ने भेजा, सफाई करने नहीं। लेकिन सर जापान में तो पेरेंट्स नहीं कहते, क्या फ़र्क है एक वहाँ के लोग में और क्यों, मतलब एक मानसिकता का फ़र्क आप कहेंगे? राष्ट्रीय चरित्र का फ़र्क है। कि छोटा काम समझते हैं हम लोग? इसको छोटा काम समझते हैं। हमारे यहाँ पर जब मैकाले एजुकेशन आई, तो नौकर बनना सम्मान का विषय हो गया। ये मैकाले एजुकेशन क्या है सर? आम जनता मैकाले को हम एजुकेशन समझाएँ तो? एक थॉटलेस, हेडलेस, ओबीडिएंट ह्यूमन स्लेव बनाने का तरीका है। थॉटलेस, कहाँ से आई थी ये एजुकेशन? ये उनको अपने अंग्रेजी शासन को चलाने के लिए उनकी प्लानिंग थी। हमारे अंदर डाला गया डाला जानबूझ के गया था गलत चीज़। कि भाई ये बच्चे नौकर बनना, मतलब आप देखो आज कृषि में बहुत ज़मीन है। मेरे गांव में मेरे घर पे 2-4 एकड़ ज़मीन है, मगर मैं 50-100 गज में जिस तंगी के साथ रह रहा हूँ, मुझे लगता है आपको क्या पता मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। गांव में क्यों नहीं करते भाई? ये जानबूझ के डाला गया। क्यों? शादियों की परंपरा। अगर आप किसी से कहें कि मेरी खेती अच्छी है, मेरे पास 15 दुधारू पशु हैं, मेरे पास खेती है, वो बोलेगा लड़का ठीक नहीं है। बोले जी मेरा लड़का 15,000 में बिग बाजार में नौकरी करता है, चाहे वो टाई पहन करके आलू सब्जी बेचता हो, उसकी जॉब शादी हो जाएगी, मगर खेती के मालिक की शादी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। सर आप एक टीचर हो, आम तौर पर सारे पेरेंट्स टीचर पर ब्लेम डाल देते हैं, है ना? तो एक पेरेंट्स का क्या रोल है जो वो घर में निभा सकता है अपने बेटे को या बेटी को एक अच्छी शिक्षा देने में, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में? देखो बेटा, सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि 5 घंटे में हम डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर उस डायरेक्शन, उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको करने का समय घर पे मिलता है। क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल तो है नहीं, ये डे स्कूल है। मैंने 5 घंटे में कुछ सिखाया। अब माता-पिता को चाहिए कि जो सिखाया इसकी प्रैक्टिस घर में करे। अगर माँ-बाप बच्चे के सपनों को, उसकी ताकत को अगर बल नहीं देंगे, यकीन मानना वो टूटा-टूटा बच्चा होगा। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ने देता। मैं कहता हूँ मैंने पढ़ाया पी से पैरेट। आपके पास समय नहीं है, आपको लगता है ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, आपने ट्यूशन वाले भेज दिया। ट्यूशन वाले ने बताया, अब मैंने पढ़ाया था पैरेट, उसने पढ़ाया पी से पपाया। अब संडे को पापा जी खाली थे। पापा जी संडे को बैठे, क्योंकि 2 जगह फीस जाती है। उन्होंने कहा पी से क्या होता है बेटा? बच्चे ने सोचा ट्यूशन वाले का बताऊं या स्कूल वाले का बताऊं, दोनों ही ठीक है। वो सोचने लग गया। तब तक ले पिताजी ने मारा उसके एक थप्पड़,
बोला पी से होता है पागल तू। अब एक पी के चार चार आंसर निकल गए, पपाया, पैरेट, पापा जी और पागल। बच्चे ने सोचा भाड़ में जाओ पढ़ाई, ये पी नहीं क्लियर कर पा रहे मेरे साथ में। असल में क्या होता है, अगर टीचर ने पी बताया है, पी से पैरेट, तो पेरेंट्स का काम क्या है कि बेटा स्कूल में क्या बताया मुझे बताओ ना। आप भी पढ़े लिखे हो, कुछ तो होंगे, और आपने उससे सीखना है, सिखाना नहीं है। बच्चे को कहीं तो बोलने का मौका दो भाई। कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। गिरा देते हैं, आप उसकी तुलना कर लगते किसी और के साथ में। मत करो यार, मैं तो बोलता हूं मुक्त पवन सा बहने दो मुझको, कुछ कहना चाहता हूं कहने दो मुझको। आपके बंद ढाल में मुझे ढलना नहीं है, मैं जैसा हूं कम से कम वैसा तो मुझे रहने दो। मत करो मेरे साथ अत्याचार। तो मैं पेरेंट्स को बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, बिल्कुल। आप ट्यूशन मत पढ़ाइए। क्या करिए, आप भी मत पढ़ाइए। क्या करना है, इससे पढ़िए, इसके बड़ी के रूप में पढ़िए, इसके आगे चैलेंज खड़े करिए। कभी कभी इस चैलेंज को हार जाएं, क्योंकि आपके अलावा शुरुआत में इससे हारने वाला कोई नहीं मिलेगा। हार जाएं, और जब हार जाए ना, उसको सेलिब्रेट करें। वाह, आज मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। आपको भी गर्व होगा और बच्चे को लगेगा मैं भी जीत सकता हूं। क्योंकि जीतने की पहली परंपरा घर से ही शुरू होगी, कहीं से नहीं होगी। शुरू करें इस तरह, और फिर यकीन मानिए आपका बच्चा डबल इंजन की स्पीड से तैयार होगा, स्कूल और माता पिता। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, बजाय कि उसको प्रोत्साहन देने के, उसके पैरों, हाथों और मस्तिष्क की बेड़ियां और वेट बने हुए हैं। आजाद कर दीजिए मेरे बच्चे को। मैं बार बार पेरेंट्स से बोलता हूं, सहयोग करिए, जिम्मेदारी मेरी है, आप सहयोगी बनिए। नहीं हुआ ना, तो मैं जिम्मेदार हूं ये बच्चा, अगर ये बच्चा कुछ नहीं बना तो। मगर सहयोग आप मेरा पूरा करिए, बिल्कुल। क्योंकि दो लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते कि मैं भी हूं आप भी हो। या तो आप जिम्मेदार होइए, मैं सहयोग करता हूं, अदरवाइज शिक्षा का काम मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं जिम्मेदार हूं, आप सहयोग करिए। भविष्य एक अच्छे बच्चे की राह देख रहा है। एक और चीज़, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना सर, तो आप इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते थे कि जब स्कूल में पढ़ रहे हो तो ट्यूशन जाना ही क्यों है ना? तो ट्यूशन तो आजकल धंधा बन गया है। अलग अलग फीस, स्कूल में जितनी फीस नहीं जाती उससे ज़्यादा ट्यूशन में जाती है। सच्चाई स्कूल में है। पढ़ता ही नहीं है। मैं आपको अपना भी बताऊं, 11th-12th हमने करी है, तो हमारी मेंटेलिटी ये थी स्कूल में हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश ही नहीं की। हमारे अकॉर्डिंग स्कूल के टीचर्स खराब ही होते हैं, माइंड में फीड कर दिया है हमारे। हाँ, और ट्यूशन के अच्छे होते हैं, तो डबल डबल जगह पैसा जाता है। इसको लेके क्या विचार है आपके? देखो बेटा, एजुकेशन कभी व्यापार नहीं थी। हम्म। एजुकेशन से लोगों ने व्यापार किया, एजुकेशन में व्यापार किया। या तो एजुकेशन से व्यापार हुआ, या एजुकेशन में व्यापार किया। उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई, बहुत सारे सपने बेचे, ये व्यापार हुआ। या एजुकेशन से व्यापार हुआ, मैं आपको बीए कराऊंगा, मैं आपको डिग्री कराऊंगा। दोनों ही केस खराब थे। शिक्षा एक मौलिक चीज थी, इसीलिए मैं बोलता हूं स्कूलों में स्कूलिंग हो रही है, शिक्षा नहीं हो रही। इसीलिए एक ट्यूशन वाले पनप गए। ट्यूशन वाले को पनपने क्या था, उन्होंने स्कूलों की, क्योंकि स्कूलिंग हो रही थी। स्कूलिंग का सिस्टम 1713 में किंग फेडरिक विलियम पोर्सिया में डिजाइन किया गया। किस लिए, कि इस पूरी भीड़, आने वाली भीड़ को साइंटिफिकली कैसे मैनेज किया जाए। हम्म। ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए। तो बोले ऐसे संस्थान बनाए जाए छोटे से, जहां इनको बिल्कुल ऑर्डर मानना सिखाया जाए, नियम की प्रधानता, मतलब लाइक माइंडेड सिटीजन पैदा करें। आपने देखा ना, ज्यादा जो बच्चा ओबीडियंट होगा, जो हूबहू लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। थ्री इडियट्स पिक्चर में दिखा है ना, कि एग्जैक्टली लिखेगा ज्यादा मिलेंगे, अगर डिफरेंट लिख दिया नंबर नहीं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बताना है कि जो मैंने कहा वही सच है, वही लिख के लाओ। इससे क्या होगा, बिना सोच वाले बच्चे पैदा होंगे। तो क्या पर्पस था, लाइक माइंडेड सिटीजन, जो ज्यादा ना सोचते हो, और यूनिफॉर्मिटी इन थॉट वर्क डीड पैदा हो, एक जैसा सोचे। तो क्या होगा, जो तो बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट सोचे उनको ब्यूरोक्रेट्स बना दो। मतलब शासन का आदेश मानने में वो अपनी वैचारिक स्वतंत्रता या अपने आप को बेचने में कोई कमी ना छोड़ें। जो 70% से ऊपर लाए उनको आप ब्यूरोक्रेट्स बना दो, उससे जो 60 से 70 75 में लाएं
उनको आप डायरेक्टर और मैनेजर बना दो। जो 50-45 लाएँ, उनको आप अच्छी फैक्ट्रीज़ में रखो, और जो नीचे लाएँ वो मेरी तरह अनुशासन के अर्थ में पुलिस और सेना में डाल दो, जो आदेश को मानने के लिए अपनी जान भी दे दे, चाहे आदेश कैसा भी हो। भाई लड़ाई 2 देशों के अपने विचारों की है, जान सिपाही दे रहे हैं हम जो लोग। हमें नहीं मालूम कि सरकार ने क्यों आदेश दिया लड़ने का, हमने तो गोली चलाई और सामने जो दुश्मन था उसको मार दिया, और हम मर गए तो आपने हमें वार कर दिया। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें। और अब दुर्भाग्य क्या हो गया कि अब समाज जागरूक हो गया, अब समाज पूछने लग गया कि काहे को इंसान बनाया क्या। हमने हेडलेस ओबीडिएंट ह्यूमन स्लेव बनाए थे ताकि इतनी भीड़ नियंत्रित रहे, जो बोर्ड पे लिखा हो उसको फॉलो करे। अब रोबोट्स। रोबोट्स हैं, लाइव रोबोट्स, जिंदा ह्यूमन स्लीव रोबोट्स। ये देखा नहीं, एलन मस्क ने दिमाग में कुछ चिप लगा करके कोशिश करी कि जिससे हम कैच भी कर सके, कहीं भी कह सके। क्यों मजाक कर रहे ह्यूमन के साथ में? अरे इनको जिंदा रहने दो इन बच्चों को। ये मेरा मेरा पर्पज ये था, इसीलिए मेरा प्रचार प्रसार नहीं है, इसीलिए मेरे को सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं आदमी जिंदा करता हूँ, मैंने रोबोट नहीं बनने दिए अपने बच्चे। बिल्कुल। सर आम स्कूल में ना, क्योंकि मैंने तो आपके अलावा और भी कई स्कूलों में पढ़ाई समय करी। बिताया, हाँ, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना आपके स्कूल में आया था। तो आम स्कूल में ना मॉनिटर होते थे कि एक मॉनिटर बना दिया, लेकिन हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में चीफ मिनिस्टर, सुपरवाइज़र और बहुत सी चीज़ें, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, है ना? और भी बहुत काउंसिल मेंबर्स होते थे, पूरा कोर्ट केस भी चल जाता था बीच में, है ना? प्रेसिडेंट का काम है, प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है। ये आपने क्यों बनाया? पूरा एक सिस्टम बन गया पूरे स्कूल में। ऐसा है बेटा, सोशल स्टडी पढ़ाने की चीज नहीं है, करवाने की चीज है। संसद में 543 बैठे या 843, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा, हम बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल, वो क्या है? लीडरशिप, एम्पैथी, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, और दूसरों के बारे में काम करना। मगर ये क्या है, किताब में पढ़ा रहे हैं। अरे इसको करने की चीज है भाई। मैंने इसीलिए सेकंड ऑनवर्ड बजाय क्लास में मॉनिटर के इलेक्शन रख दिया कि जो बच्चे चुने जाएं, स्कूल को एज्यूम करें कंट्री और क्लासरूम को स्टेट। तो क्लासरूम में चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होते हैं, और नेशनल लेवल पे स्कूल में प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होते हैं। इससे एक भावना निकल के आती है कि हर प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पढ़ के निकला है, हर मिनिस्टर हमारे यहाँ पढ़ के निकला। मालूम नहीं कि कल कौन सा बच्चा उदित जैसा फेमस हो जाए, कौन सा बच्चा बहुत काबिल हो जाए, मगर वो कह सकता है कि मैं मिनिस्टर बना ना, इसकी प्रैक्टिस पहले से ही करके आया हूँ। फिर कोर्ट, अक्सर क्या होता है, किसी क्लास में कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, उस ग्रुप के बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो कोर्ट, जो छोटा ग्रुप है तो लोअर कोर्ट, बड़ा ग्रुप है क्लासरूम को हाई कोर्ट, और स्कूल को सुप्रीम कोर्ट बना दिया। और बच्चे ही आपस में, केस मतलब सॉल्व कर रहे कोई हैं। दूसरा वकालत ना करे, विक्टिम और कन्विक्ट दोनों वकालत करे, और जो जूरी बैठे वो फैसला करे। और उस दिन सब पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं दोनों के, प्रिंसिपल, ट्रस्टी, सब बुलाएं और वीडियोग्राफी करें, ताकि बच्चे ये निर्णय लेना सीखें, बच्चे जिम्मेदार बने, बच्चे इस बात के बने कि अगर गलती होगी तो सिर्फ मेरी एक के साथ नहीं है, इस दुनिया के लिए उदाहरण के रूप में हो रही है। क्योंकि एक कसाब था, एक कोई हिटलर था, मगर आज भी दुनिया हिटलर, कसाब, विभीषण, रावण नाम भी नहीं रखती। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता था कि बच्चे इस बात की जिम्मेवार नागरिक के रूप में, ग्लोबल सिटीजन के रूप में समाज में अपनी जिम्मेदारी लें। और ये बात तभी संभव है जब बच्चों को ये शुरू से प्रैक्टिस करने दी जाए। मैंने ना सर जब स्कूल विजिट किया था आपका सबसे पहले, तो मैंने देखा कि आपने रास्ते में ना एक येलो कलर की लाइन डाल रखी है और जेब्रा क्रॉसिंग बना रखी है। तो तब मुझे समझ में आया कि स्कूल से ही ट्रैफिक रूल्स पढ़ाने आपने शुरू कर दिए। तो ये नया दिमाग आपने कैसे लाया, और ये क्या ये हर स्कूल में नहीं होना चाहिए? ताकि ट्रैफिक रूल्स तो हम इंडियंस को आदत है ही नहीं पालन करने की, ये बात तो सच है। ऐसा बेटा, सालों के डेप्रिसिएशन के बाद ये आया कि नियम का हमारे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, व्यक्ति वैल्यू है। अगर आप बड़े हैं तो आप नियम तोड़ भी सकते हैं। नियम खत्म हो गया, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, जबकि नियम महत्वपूर्ण होना था। मैंने इस बात को शुरू से ही महसूस किया कि बच्चों को ट्रैफिक पे चलने का, क्योंकि ये पहली दिन है जो पहला बच्चा एंटर करता है, उसको जब लगता है कि जब ट्रैफिक में चलना है, मतलब नियम से चलना है, जो बाहर नियम है, ये कोई स्कूल का नियम नहीं था,
बाहर का नियम है, क्योंकि बच्चा तैयार होकर जाएगा कहाँ? मार्केट में, देश में, राज्य में जाएगा। अगर वो नियम का पालन नहीं करेगा, मैं ये कह दूं आप समझदार हैं, जैसे भी चलें ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नियम के साथ मजाक हो जाएगा। आप चाहे कार चलाएं, चाहे हवाई जहाज चलाएं, अपने नियम में चलाएं भाई। आपको बाएं से जाना है, अगर लेन चेंज करनी है तो जेब्रा से करनी है, वापस आना है। ये इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि नियम का सम्मान है। आप चाहे ट्रस्टी हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, उसका सम्मान नहीं है। उस पोस्ट का अर्थ है कि मैं नियम का सम्मान करूं। अगर आप शक्तिशाली हो, इसका अर्थ है कि मैं नियम में गड़बड़ी नहीं करता। शक्ति का अर्थ ही यही है कि मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। आज शक्ति का अर्थ क्या निकला हुआ है? मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं 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 भाई साहब, अगर आप शक्तिशाली हैं ना, तो सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नियम ज्यादा पालन करने हैं। कमजोर आदमी के लिए छूट है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अनुशासन का तात्पर्य अपने से शक्ति और दूसरों से नरमी है भाई। अनुशासन का मतलब दूसरों को मत पढ़ाओ, खुद बताओ तुमने क्या किया। बिल्कुल। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ तक पहुँचने में आपके ना एक शब्द का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनो, है ना? लोग कहते हैं आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, है ना? दिमाग को एकदम मज़बूत रखो। लेकिन आपने एक चीज़ सिखाई थी सोशली स्ट्रॉन्ग। एक तो ये शब्द आम जनता को आप समझाओ जो आपको देख रहे हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग है क्या? मुझे तो अच्छे से पता है, मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ और इस मेरी कामयाबी में जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, अभी पूरी तो कामयाबी नहीं अचीव करी है, बट जितना भी पहुँचा हूँ, आपके इस शब्द ने बहुत मोटिवेट किया है मुझे। इस शब्द को आप समझाइए आम जनता के लिए। मैं उदित जी के लिए कहना चाहता हूं, उन्होंने सुंदर सेंटेंस बोला कि मैं अभी पूरी कामयाबी नहीं। मैं जानता हूं कामयाबी सिर्फ आपको मथ रही है उदित जी। एक दिन ऐसा होगा कि आपके मम्मी डैडी और हम लोग अपॉइंटमेंट मांग रहे होंगे कि सर किसी तरह उदित जी से एक बार बात करा दो, क्योंकि हर गुरु का ही सपना होता है हुँ, कि इतना जाए। यकीन मानिए, जो आपने राह चुनी इस दुनिया को समझाने और समझने की, ये आपको वहां पर ले जाएगी। अब आता है सोशली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग बना दो, मेंटली स्ट्रांग बना दो, अगर समाज समाज के लिए काम नहीं करेगा तो यकीन मानना पुलिस फोर्सेस और बाकी लोग आप पे हावी होंगे। अगर संबंध मजबूत नहीं है, क्योंकि न्याय किसमें है? संबंधों में। सुरक्षा किसमें है? संबंधों में। प्रोत्साहन किसमें है? संबंधों में। मुझे आपने बुलाया, एक संबंध था, इसलिए इस दुनिया में हम सब लोग संबंध में रह रहे हैं, वहां नियम है। तो सोशली स्ट्रांग का मतलब है समाज, समाज के साथ समाज की जिम्मेदारी ले। अगर इस कॉलोनी में कुछ गलत होता है तो समाज के सभी लोग इस बात की आवाज उठाएं, नहीं, मैं अपने समाज में ये नहीं होने दूंगा। 10% लोग गलत नहीं है समाज में, जैसे अक्सर कहते हैं कि 10% लोग बुरे हैं, 12% बुरे, नहीं 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 नहीं, वो 90% जो लोग हैं वो निष्क्रिय हैं, किसी काम के नहीं है। 10% तो फलन है। अगर ये 90% लोग सोशली स्ट्रांग के अर्थ में उपज जाएं, यकीन मानना 10% तो छोड़ो, 0.1% भी बुरा आदमी नहीं पन पाएगा, क्योंकि मूल रूप से हुँ, आदमी बुरा नहीं होता। बुरा क्या होता है? भ्रम में होता है। आत्मा बुरी नहीं है, भ्रम में है उसको। सोशली स्ट्रांग का अर्थ ये था, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, हुँ, यदि आपके घर पर गुंडे नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अच्छी है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि गुंडों पर टाइम नहीं है अभी। नहीं तो आपका घर कोई किला नहीं है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि कोई भी गलत आदमी अगर पैदा होता है तो व्यवस्था में 90% लोगों की निष्क्रियता के कारण होता है, अपनी काबिलियत से नहीं होता भाई। सर कोई सोशली स्ट्रॉन्ग कैसे बने? जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना है, आप जिम जा रहे हो, है ना? मेंटली स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आप दिमाग कुछ वीडियोस देख रहे हो मोटिवेशन की। एक सोशली स्ट्रॉन्ग का आप ना सिंपल हमें स्कूल में सिखाते थे कि कहीं पर गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ, जो आजकल नहीं उठाते। रोड पे कोई लड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो आजकल कैमरा निकलते हैं, वीडियो बनती है कि हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए कि भैया हमने किसी को मारते हुए देखा। तो एक सोशली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का काम क्या है? देखो, जो आपको उस समय कहा था वही बात है कि कुछ भी समाज में हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ कहता था, किसी भी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। जीवन विद्या, जैसे लोगों के स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस, हमारे हाँ, स्कूल में एक था जीवन को विद्या, कि जीवन जीवन की की जीने विद्या, की विद्या। जीने की उसका विद्या। पहला पॉइंट, हाँ, हाँ, वो भी समझा देना सर आप। कि प्रत्येक परिस्थिति का जिम्मेदार मैं ही हूं। हुँ, अगर कुछ भी होता है यहाँ पर, क्योंकि सभी चीज कारण हैं, परिस्थितियां हैं, जिम्मेदार तो मैं ही हूं। मैं मानव के रूप में
उसमें भागीदारी करने का ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल परिणाम मुझे ही भुगतना है या मेरे संबंधियों को ही भुगतना है। तो यदि कोई आदमी गलत करता है और स्टार्टिंग में ही हम सब लोग आवाज़ उठाते हैं, मैं अक्सर इसको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े आतंकवादी हुए, बहुत बड़े-बड़े लोग बुरे हुए। सच मानिए, अगर पहले दिन ही किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने, किसी टीचर ने पहले दिन ही टोक दिया होता, तो ये कपड़ा इतना ना फटता, ये मन इतना ना बढ़ता। क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये किसी और के साथ हो रहा है। इस भावना ने उस बच्चे का मन बढ़ा दिया और होता क्या रहा, लोग मेरे कपड़े गंदे ना हों, मैं इन्वॉल्व ना हूँ, बढ़ते रहे और बढ़ते-बढ़ते उस व्यक्ति का मन बढ़ गया, जिस कारण उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। क्योंकि इन लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। अधिकारी और बहुत सारी फोर्सेस इन लोगों की उम्र कम कर देती है, क्योंकि आप एक लिमिट तक तो आपको बर्दाश्त करता है समाज। फिर क्या होता है कि कुछ सरकारी एजेंसियां हुँ, पिक्चर में आ जाती हैं हुँ। और फिर आपका अंत या तो जेल या मृत्यु को होता है। तो क्यों किसी आदमी का जेल और मृत्यु अंत हो? क्यों ना हम बच्चे स्कूलों से इन बच्चों को, क्योंकि कब तक समाज भगत सिंह के हवाले रहेगा भाई? कब तक ले समाज कृष्ण के हवाले रहेगा? ये समाज अपनी ज़िम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेगा? हर बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेगा? कोई भी कुछ हो, कहीं भी हो, चाहे मेरे घर में हो रहा हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो, मैं आवाज़ उठाऊँ। न्यायाधीश पहले अपने से तो न्याय करें। पहले खुद से तो न्याय करें कि क्या आपने आवाज़ उठाई थी? अगर अपने से आवाज़ नहीं उठाई, खुद से अन्याय किया, यकीन मानना दूसरों से न्याय नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, क्या सेक्स एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाना चाहिए? देखो बेटा, सेक्स एजुकेशन में एक लिमिट है। अभी तक ले इस समाज को ये समझ नहीं आया कि सेक्स एजुकेशन में हमें ये बताना है कि इसका लक्ष्य क्या है। हमें प्रक्रियाएँ नहीं समझानी, ये नर्सैगिक होती हैं। कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं, नहीं। सेक्स एजुकेशन क्यों है, हमें ये बताना है कि भाई इसको हमने परिवार को बढ़ाए रखने के लिए करना है। इसके करने से मैच्योर होके अगर आप करते हैं, तो आप स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। आप खुद भी आपके चेहरे पे जो नूर होता है वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि आप अगर नियम से करते हैं, तो आप ये स्वास्थ्य और ये शारीरिक सुख की एक चीज है। तो इसको इस अर्थ में समझाना तो ठीक है, परंतु अगर आप ये कहने लगे कि नहीं मैं प्रक्रिया समझाऊंगा, मैं इसमें और सुखों की और कलाएं सिखाऊंगा, मुझे लगता है वो थोड़ा अति वो हो गलत जाता है। है। बिल्कुल सही। सर, अब क्या स्कूल में हमें भगवद गीता, रामायण, क्या इनके चैप्टर्स को डालना चाहिए? देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवत गीता और रामायण काव्य हैं। अगर ये काव्य भी है ना, तो अनुकरणीय है। अगर भगवत गीता है तो वो बताती है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म योग, यही तो बताती है। कर्म योग में श्रम है, ज्ञान योग जो है वो भक्ति के उसके अर्थ में जा रहा है कि आप जब तक ले डिसिपाइल डिस्पाइल नहीं बनेंगे, तब तक ले ज्ञान नहीं आएगा। और हुँ, भक्ति क्या है? भक्ति श्रेष्ठता का अनुसरण करना है कि भगवान राम ने एक बड़े भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में किन नियमों की स्थापना करी, यही तो कहा है। अब काव्य मान लीजिए, मैं कहता हूँ अनुकरणीय तो है ही ना, अनुसरणीय तो है ही ना। हुँ, भाई आपको जिंदा रहने के लिए कोई तो रोड लाइन चाहिए ना, कोई तो गाइडलाइन चाहिए ना। तो अगर परिवार के रूप में करें, तो मैं कहता हूँ रामायण से बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर समाज के रूप में करें और ये परिस्थिति के हिसाब से करें, तो महाभारत जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। और अगर व्यक्ति के उत्थान के लिए करें, तो गीता जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल सर। वो कह रहे हैं कि श्रम करिए, श्रम में कैसा हो? वो क्रम निष्काम हो, वो निस्वार्थ हो। ज्ञान कैसा हो? ज्ञान आपको कहीं ऊंचाई उठाने के लिए हो। भक्ति कैसी हो? वो गोल को अनुसरण करने के लिए। क्या गलत कह रहे हैं? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई धर्म हो, गीता किसी व्यक्ति का या किसी धर्म का नहीं है, ये सबके लिए है। ये जो काव्य लिखे गए, असल में तो ये घटनाएं हुई, मगर मैं कहता हूँ कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो सकता, परंतु मान के चलिए ये अमेरिका के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, ये अफ्रीका के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, ये सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और इतना ही जो मंगोल बेल्ट के देश हैं, चाहे वो कोरिया, जापान
या और देश उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञान उनको भी चाहिए, कर्म उनको भी चाहिए, भक्ति उनको भी चाहिए भाई। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी एटम बॉम्ब जिन्होंने बनाया उनके ऊपर एक मूवी बनी हाल ही, उसी में भी दिखाया गया कि उनके रिसर्चर ने भी, जो अमेरिकन थे, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता दिखाई गई है वहाँ पे। बेटा, हमारे साथ दुर्भाग्य क्या रहा, हम हिंदुस्तानियों के साथ में, हम ज्ञान को पेटेंट नहीं करते थे। हम कहते थे ज्ञान समाज की संपत्ति है, समाज के लिए है। यूरोप और उन्होंने क्या करा, ज्ञान को पेटेंट किया, ज्ञान को सेल किया। हमारे यहाँ ज्ञान सेल की वस्तु है ही नहीं। हमारे यहाँ इसीलिए शिक्षा में जो आपने पहला सवाल पूछा कि महंगापन, हमारे यहाँ इसको बड़ा बुरी निगाह से देखा जाता था। हुँ, पहले ट्यूशन जाना, ऐसा देखा जाता था कमजोर बच्चा ट्यूशन जाता है, और उसके बाद तो ट्यूशन जाना फैशन हो गया। पहले डॉक्टर के पास गए हैं तो बड़ा छिपा के बोला जाता था, बोले इसका मतलब कोई बीमारी है क्या? और अब तो पर्सनल डॉक्टर रखने लग गए, सर ये मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं। मतलब जो पहले अपमान की चीजें थी, आज वही सम्मान की चीजें हो गई। सम्मान की चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें सर ये भी देखी जा रही है ना कि आजकल जो बच्चे हैं वो भी बात नहीं मानते हैं, है ना? ज़िद्दी हो रहे हैं, बचपन से फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। तो ये क्या कुछ गलतियाँ पेरेंट्स कर रहे हैं जिन्हें आप कहोगे कि ये शॉर्ट में बता दो, जैसे 2-4 पॉइंट्स कि ये चीज़ें तो आप बिल्कुल मत करो, फ़ोन मत दो, है ना? और क्या एक पेरेंट्स को निगरानी रखनी चाहिए, उसका बच्चा क्या कर रहा है, फ़ोन में क्या देख रहा है, कैसी चीज़ें रिसर्च कर रहा है, इन सब के बारे में, और किस उम्र तक आपको फ़ोन तो देना ही नहीं चाहिए, आपके अनुसार? देखो बेटा, आज का बच्चा जो जेन जी पैदा हो रहे हैं, हुँ, ये बहुत फास्ट है। ये बच्चे बहुत क्लियर हैं, हुँ, ये एक्शन मांग रहे हैं। फोन में क्या देख रहे हैं? एक्शन। ये एक्शन मांग रहे हैं, परंतु ना तो स्कूल तैयार है, ना माता पिता तैयार है। उनको लगता है नहीं यार, उन्होंने इस एक्शन की चीज को मनोरंजन का साधन समझ हुँ, लिया कि बच्चा अपना बिजी रहेगा, हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा नहीं है। बच्चे के साथ में समय बिताइए। क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े महान लोगों के बच्चे उन महान लोगों के लिए प्राउड का विषय नहीं बन पाते? क्यों? क्योंकि महान विषयों के लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं तो डाउट है। क्यों गांधी का बेटा गांधी नहीं बन पाता? इसका मतलब गांधी के चरित्र में, गांधी की बातों में कहीं तो डाउट रहा होगा यार उस बच्चे को। बिल्कुल सही। मैं हो सकता है गांधी का फॉलोअर हूँ, मेरा समाज गांधी का फॉलोअर हो, मगर गांधी का बेटा गांधी को देखा करता था क्योंकि उसके घर में रहता था। अगर यकीन माने कि अगर बच्चे को एक क्षण का भी भ्रम होता है कि यार ये मेरे पिता कुछ कह रहे हैं यार, कर कुछ रहे हैं, यकीन मानिए उसकी लाइन चेंज हो जाएगी। उदित जी, आप अगर यहाँ तक पहुँचे, आपने ऐसे माता पिता चुने जो स्टैंड पे खड़े रहें, वो बिल्कुल अपने अपने मूल्यों पर खड़े रहे, और उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने आपको जगह दी, आपने उसको फलित किया। हमारी जो डॉक्टर अपूर्वा हैं, उन्होंने, उनके माता-पिता स्टैंड करके खड़े रहे। दिक्कतें आई होंगी, हो सकता है कि आपकी निगाहों में माता-पिता उतने काबिल ना रहे हों, हो सकता है, क्योंकि उनके साथ उनकी परिस्थितियाँ भी थी भाई, ज़िम्मेदारियाँ भी थी। हो सकता है उतने काबिल ना रहे हों, मगर यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने के लिए, रास्ता देने के लिए प्रॉपर खड़े रहे। उन्होंने अपनी जेब, क्योंकि मैं तो जानता हूँ बच्चे पालना में, एक टीचर के रूप में पिता भी हूँ, दादा भी हूँ और एक फौजी भी हूँ, जो संघर्ष जिसके आगे एक छोटी चीज़ है। इसलिए अपने स्कूल में हर बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को फाइटर का बैच लगता है हुँ, आजकल। उसमें लिखा होता है चैलेंज इज माय फूड। आप मुझे चैलेंज दो, मैं भूखा हूँ, मैं आपको विन करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें तैयार करें। तो माता पिता को किस उम्र तक, मैं कहता हूँ, आप ना बच्चों को स्लेव मत बनाओ, समझदार बनाओ, बातें करो उनसे। बच्चे बातें करना चाहते हैं। आप माता-पिता क्या करते हैं? अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे करके आप अपने मोबाइल में बिज़ी हैं। ये यकीन मानिए, आप मोबाइल नहीं दे रहे, आप उसके हाथ में एक ऐसी शक्ति दे रहे हैं जो कल आपके खात्मे के लिए, क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि कोई आदमी आपके परिवार को चला रहा है, हुँ, फिर कोई दूसरी संस्था आपके परिवार को चलाएगी। आप ये समझ लीजिए, अगर तो फ़ेवर में चीज़ें हैं, हुँ, अगर आपने बच्चे के साथ बातें नहीं करी, बच्चे को आज पिता की ज़रूरत है, आज माँ की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है, मोबाइल तो बाद की ज़रूरत है। अगर आप नहीं बन सके, मोबाइल से आप गुज़ारा कर रहे हैं, यकीन मानिए कल आपको मोबाइल से बुढ़ापा काटना पड़ेगा। बिल्कुल। सर क्योंकि ना आप आर्मी में भी रहे हो, अब अगर कोई मैं फँस गया है, कोई महिला है जो फँस गई है, रात का अंधेरा है, एक तरफ पुलिस स्टेशन है और एक तरफ आर्मी के लोग खड़े हैं, आर्मी कैंप है। क्यों मैं पुलिस स्टेशन जाने से फिर भी घबराऊँगा और आर्मी के पास चला जाऊँगा?
ऐसी क्या कमी है हमारे देश की पुलिस में कि उनसे हम डरते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं, लेकिन एक आर्मी पे हमारा विश्वास है? सदियों का त्याग जो आर्मी ने, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन फर्स्ट, एवरीथिंग नेक्स्ट। जो मेरे को गोल मिला है, नहीं तो आप मानेंगे कि हम आर्मी में 9 महीने घर नहीं जाते। ताकत हमारे पास बहुत होती है, हथियार भी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड होते हैं, परंतु जो हमारा जज्बा, नाम नमक निशान, जो हमारा जज्बा होता है, आपको कोई आर्मी का आदमी वर्दी में कहीं गलत जगह नहीं मिलेगा। कोई आर्मी का आदमी आपको रोड पे चलता हुआ खाता नहीं मिलेगा। एक छोटी घटना बताता हूँ। एक सुंदर डाकू, जो आपके पिता दादा के टाइम में दिल्ली में बड़ा मशहूर था, हम्म। वो सुंदर डाकू बोल करके डाका डालता था और हम्म। पूरी दिल्ली थर थर कांपती थी। बहुत से लोग, यकीन पता कैसे पकड़ा गया? एक दिन उसने कैप्टन की वर्दी पहन रखी थी और पूरी तरीके से, क्योंकि डाकू भी पहनते थे, उसने पूरी वर्दी पहन रखी थी और कैंटोनमेंट एरिया से वो एक पैकेट लेकर के चलता हुआ खाता जा रहा था कैप्टन की वर्दी में। ये कभी संभव ही नहीं हो सकता। आपको कभी सेना के लोग किसी ढाबे में, किसी रोड साइड पे बैठ करके खाते नहीं मिलेंगे आपको कभी। ये हमारा नियम नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था। उसकी इस हरकत को देख करके तुरंत मिलिट्री पुलिस का आदमी ने पूछा, भाई साहब किस ग्रुप से हैं? उसने कहा कंधे पे नहीं लग रहा। वो समझ गया कि ये नकली आदमी है, तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। बाद में पता लगा कि ये तो सुंदर डाकू है दिल्ली का। क्योंकि इस हरकतों से ही, आप सोचिए, वो नमकीन खाता जा रहा था, कुछ आइटम था उसके पास, स्नैक्स खाता, चलता हुआ खा रहा था, और ये तो कल्पना भी नहीं करी जा सकती कि अफसर तो छोड़िए, जवान भी चलता हुआ खा रहा हो। एक जरा सी हरकत के कारण वो आदमी अरेस्ट हुआ, और इतना बड़ा डाकू जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, पुलिस में इंटेलिजेंस न जाने कितने सेल होते हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे थे, एक वर्दी पहनते ही और गलत करते ही 1 सेकंड में पकड़ा गया। ये आर्मी की डिसिप्लिन और उसका नतीजा है। बिल्कुल। सर, एक क्विक क्वेश्चंस राउंड खेलेंगे जिसमें मैं जल्दी-जल्दी आपसे कई सारे छोटे-छोटे प्रश्न पूछूँगा, आपको उसका जवाब देना है। सबसे पहले तो अगर आप आज प्रधानमंत्री बन जाएँ देश के, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपको दे दी जाए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे देश के लिए? मैं इस एजुकेशन को, जो व्यवस्था है, जो गुरुकुल के अर्थ में है, उसको अडॉप्ट करूंगा। मतलब मॉडर्न गुरुकुल बनाऊंगा, पहला काम। तो गुरुकुल में और क्या फ़र्क है हमारे आम स्कूल में सर? आम स्कूल में फर्क ये है कि टीचर बेस्ड है, और गुरुकुल क्या, स्टूडेंट बेस्ड है, लर्नर सेंट्रिक है। जो सीखने आया उसके अर्थ में। आप सोचिए, एक ही गुरुकुल में 100 कौरव और 5 पांडव, 105 लोग पढ़ते थे, एक ही टीचर था। क्योंकि वो टीचर नहीं पढ़ाता था, वो पढ़ते थे। स्कूलों में टीचिंग हो रही है, लर्निंग नहीं हो रही, स्टडिंग नहीं हो रही। अरे बच्चे को पढ़ने का मौका दो, मास्टर जी आप लेक्चर मत झाड़ो। सर, क्या ये भी फ़र्क है क्या कि स्कूल में धर्म नहीं पढ़ाया जाता, गुरुकुल में धर्म भी पढ़ाया जाता है? बहुत बड़ा फर्क है। आप उधर जिस बात को देखो कि कॉन्सस, स्कूल में हर बच्चा जिंदा है, एक कॉन्सस, एक चेतना जिंदा है। अध्यात्म यही कहता है कि हर आत्मा का आधार चेतना है, हर प्रगति का आधार चेतना है। आत्मा एक स्थिति है और चेतना एक गति है। उस अध्यात्म पर काम ही नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनको पढ़ा के ये कह रहे हैं आपको लाइफ समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ उस एग्जामिनर से पूछा जाए, आप कितने महान हैं, पढ़ाते मैथ हैं, पूछते लाइफ है, आप बहुत महान आप व्यक्ति होंगे। तो सबसे पहले अध्यात्म को स्कूलों में कंपल्सरी किया जाए। मैं रिलीजन नहीं कह रहा, अध्यात्म को कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि हर बच्चा एक चेतना है, और चेतना का विकास मूल्य शिक्षा से होगा, वैल्यू एजुकेशन से होगा। चेतना के विकास के लिए मूल्य शिक्षा दी जाए, उसको उसके होने का अर्थ बताया जाए। अध्यात्म का अर्थ है समग्रता में मेरे व्यक्ति के उत्थान से भागीदारी बता दो। इस पूरी समग्रता में, पूरे विश्व में मेरे अध्यात्म के विकास से मेरी भागीदारी बताओ। ये काम तो था बस। और आप क्या कर रहे हो, मैथ, साइंस, एसएसटी पढ़ा के ओबीडिएंट सर्वेंट। क्योंकि आपको एक पायलट चाहिए जिसको मैथ साइंस का नियम पता हो, वो तो अब एआई की मशीन कर लेती है भाई। सही बात अब है। लोगों को समझ आने लगा कि अध्यात्म अगर नहीं करा गया, यकीन मानना, ये बच्चे जिसको आप एसेट्स मान रहे हो, ये लायबिलिटी होंगे और खतरनाक होंगे।
मुझे कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कि स्कूल में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, इसका लाइफ में यूज़ कहाँ है? सबसे पहले तो ये बताओ। अब ये चीज़ आपके स्कूल में अलग है। आपके स्कूल में क्या है कि हर चैप्टर का लाइफ में यूज़ ढूँढना है कि सच्चाई। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होगी? बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो रही है, देख लो आप। मुझे कितना गर्व है कि आपको आज भी याद है आपको। नहीं, क्योंकि बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री मैं लोगों से पूछता हूँ कहाँ काम आती है। यकीन मानना पेपर सभी बताते हैं पेपर में काम एग्ज़ाम आती पास है, करने के लिए। एग्जाम पास करने आती है। मतलब ये सब खेती सफेद कागज पे नीले पेन से होती है। ये खेती इतनी है कि सफेद कागज मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर, और उसमें आप नीली नीली खेती कर देते हैं और हम कहते हैं ज्ञानी हो गया। हुँ, सच ये दुर्भाग्य है। अगर ये नहीं ठीक करा गया हुँ। तो यकीन मानना ये बच्चा भी पछताएगा और समाज भी पछताएगा। सर, आप आर्मी में भी रहे हो। आज की देश की जो स्थिति है कि आप अगर देखो तो एक तो 2 सवाल है। सबसे पहले तो 10-15 साल में आपको पहले ले जाऊँ, जब कांग्रेस का समय था, तब ना बड़ा ओल्ड फैशन सा बन गया था अध्यात्म को फ़ॉलो करना कि ये तो गरीब लोग जो होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड कर रही है। एक तो ये बदलाव सही है आपके अकॉर्डिंग? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये बदलाव इनविटेबल है, अत्यंत आवश्यक है। अगर ये बदलाव जितनी जल्दी आ जाता, ये संसार ये वर्ल्ड वार से बच जाता। मैं बोलता हूँ कई बार, मैं अपने टेड टॉक में बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि इतने 52 परमाणु बम बन चुके हैं, जिनको फोड़ेंगे तो पूरा विश्व खत्म हो जाएंगे। हुँ, मेरी टेंशन बढ़ जाती है, जानते क्यों? मैं सोचता हूँ एक फोड़ने के बाद 51 कौन फोड़ेगा? क्योंकि जब एक में ही पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, 51 के बटन कौन दबाएगा भाई? 52 बनाने की जरूरत क्या थी जब 51 पहले ही बने पड़े हैं? हुँ, तो सच बताऊं, अगर ये अध्यात्म की शिक्षा उठाई नहीं गई तो कोई भी सिरफिरा इस दुनिया में अपने थोड़ी देर की संतुष्टि के लिए शिकार कर देगा। हिटलर को क्या लेके गया क्या पूरा विश्व? हुँ। वो 9 गज 3 गज जमीन भी नहीं गई उसके साथ में। जहां दफना दिया गया होगा वो मिल भी नहीं रहे होंगे, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिन हो, या ये संसार के ओसामा बिन बुलताना लादेन ओसामा बिन लादेन कहाँ गए? समुद्र में फेंक दिया। कौन पूछ रहा? अरे आप अपने शरीर के तो मालिक हो नहीं और दुनिया का ठेका ले लेते हो भाई। बिल्कुल सही। हमें समझना पड़ेगा, अगर ये नहीं प्रमोट हुआ उदित जी, सच बता रहा हूं, हम और आप नहीं, इस दुनिया पर एआई का कब्जा होगा और इस दुनिया पे सिरफिरों का कब्जा होगा। बिल्कुल सर। आप क्योंकि एक सर आर्मी में भी रहे हो, भारत की जो भी सिचुएशन बन रही है कि हर कंट्री से थोड़ा विवाद चल रहा है। अब चाइना से पहले मित्रता नहीं थी, अब थोड़ी बन रही है। अमेरिका से तनाव चल रहा है। तो ये संबंध सही जा रहे हैं या देश कुछ गलतियाँ कर रहा है? किसके साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक अर्थ में कूटनीति काम करती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अपने सार्वजनिक अपने राजनीतिक हितों के लिए देशों की दोस्ती, और कुछ, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति राजनीतिज्ञ लोगों को करना चाहिए। हुँ, ट्रंप राजनीतिक नहीं है, बिज़नेसमैन। बिजनेसमैन है। बिजनेस में चल सकता है, मालिक ने कहा है कल सभी दरवाजे नीले होंगे, चल सकता है। राजनीति ऐसे ना करें भाई, ये राजनीतिक लोग करें, वो अच्छा रहता है, क्योंकि उनको उनको दूरगामी सोचते हैं। और एक आदमी तो 10 मिनट बाद का भी नहीं सोचता। तो ऐसे लोग राजनीति में ना आए प्लीज, हुँ, छोड़ दें इसको। आप बिजनेस करें, हुँ, टाइकून बने, पता नहीं क्या क्या बने, हुँ। वहीं रहें, वहीं काम करें। सर, आप ना बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए बहुत फेमस हो ऑलरेडी, मेरी नज़रों में खासकर। तो एक स्टेटमेंट आपने दी थी स्कूल के समय कि अगर हिंदुस्तान की इतनी जनसंख्या है कि अगर एक-एक व्यक्ति जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर यूरिनेट कर देगा, टॉयलेट कर देगा, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। तो पाकिस्तान से जो टेररिज्म आता है, हमारे देश की जनता या हमारा देश ऐसा क्या कर सकता है कि वो रुके? उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? देखो, पाकिस्तान का बनना राजनीतिक व्यवस्था का फेलियर था। नहीं बनाना चाहिए था नहीं पाकिस्तान। बनना, वो उनको भी नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन सर फिर मुस्लिम डोमिनेट नहीं कर रहे होते हमारी कंट्री में? बेटा ऐसा है, मुस्लिम लोगों को, उन लोगों को अगर सही समझ दी जाए, उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। हुँ, मैं श्रीनगर में बहुत फेमस हूँ। इराक के सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई हैं, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हुँ, हैं। हम अक्सर बातें करते हैं कि यार बाहर निकलो, मानवता मेरा धर्म है, मानवता मेरा धर्म है। वो कहते हैं कुरान में लिखा है तो करो। अगर लिखा है तो मानवता, क्यों कोई आतंकवाद में आपका बंदा आता है, आप क्यों नहीं कंडेम करते उसको? वो कहते हैं यार करते हैं, हमारी सुनते नहीं है। तो ये हमारी कमी हो जाती है। सोशली स्ट्रांग वाला अर्थ, अगर मेरे परिवार का कोई आदमी गलत करेगा, मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं उसको रोकूंगा, ना कि मैं समाज से कहूंगा। मैं उनको समझाता हूं
मेरे दोस्त को, राडियल समराई हैं, उनको बोलता हूँ, ना रानी भाई, आवाज आप उठाओगे, मैं नहीं। मैं तो बंदूक उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पर गोली चलेगी तो मैं गोली उठाऊंगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पर गोली चले और मैं हाथ जोड़ूं और प्रतिज्ञा करूं या प्रार्थना करूं। दौड़ गया। मेरे पूर्वजों ने प्रार्थना करी, बहुत अच्छा करा, मगर मेरा अब दौर आ गया है। अगर मुझ पे गोली चलेगी तो मैं गोली चलाऊंगा और बम चलाऊंगा। अब वो दूसरा इतिहास लिखेंगे, हम्म। क्योंकि इजराइल जैसा देश कैसे पैदा हुआ। हम्म। अरे भाई, कुछ जमीन का विवाद है, कुछ इसका विवाद है, ठीक है ना, विवाद संवाद से समाप्त हो जाता है। वैसे आप किसकी साइड हो सर, इजराइल और पैलेस्तीन में? मैं मानवता के साथ में हूं। अगर फलस्तीन क्या कोई भी देश हम्म। किसी भी देश के नागरिकों को मारेगा, उस देश को पूरा हक है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उस नेतृत्व को हक है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्टेप उठाने का। बिल्कुल। अगर किसी को हक नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने नियम पे विश्वास करके मेरे देश में रह रहे हैं, और मैं किसी आतंकवादी को आकर के मेरे देश के नागरिकों को मारने दूं, ये मेरे ऊपर चैलेंज है। मैं तो स्कूल में करता था, मेरी आया के साथ एक बार किसी ने कुछ कहा, मैंने उसको कहा, आया को नहीं कहा आपने, आपने मुझको चैलेंज किया है। आया तो एक सिंपल कर्मचारी है जो मेरे नियम से बंधी हुई है कि उसको इतने बजे गेट बंद करना है, ये नियम पालन करना है। अगर किसी पहलगांव में कोई हादसा होता है, ये पहलगांव में कोई 20 लोगों को नहीं मारा जा रहा, ये भारत के नेतृत्व को चैलेंज किया जा रहा था, जिसका उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जवाब दिया। अगर इतना शांति प्रिय देश, मैं छोटी घटना बताता हूं कि मैं एक बार जापान घूमने गया, तो मुझे हिरोशिमा ले गए। तो हिरोशिमा में दिखाया कि 8:22 पे बम गिरा था, ऐसे ऐसे घटना। तो मैंने उनसे पूछा, उनके मेयर से, कि साहब ये तो आपको पहले भी पता होगा कि युद्ध का अंत विनाशकारी होता है। आपने 2 वर्ल्ड वार लड़े, छोटे से देश में, अब इकट्ठा हुआ 2 वर्ल्ड वार लड़ लिए, तो आपको 2 बम गिर के आपके अंदर पीस कैसे आ गया? 2 ही बम गिरे आपके ऊपर। तो वहाँ मेयर बहुत घबरा गया। उसने मुझसे पूछा कि सर, हम लोगों को लग गया कि पीस बड़ी अच्छी चीज़ है, ये वो। आंसर नहीं दे पाया। परंतु जब मैं टोक्यो पहुंचा, क्योंकि ये जैपनीज प्लानिंग करते हैं, तो जैपनीजों ने प्लानिंग करी, मुझसे सवाल पूछा कि मिस्टर ठाकुर, आपके देश पर तो बम भी नहीं गिरा और गांधी का देश था, तब आपने परमाणु बम क्यों बनाए? मेरे साथ डिप्टी एम्बेसडर बैठे हुए थे, हम 36 देशों के प्रतिनिधि थे। तो मेरे डिप्टी एम्बेसडर ने बोला कि आपने क्या पूछ लिया, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये वो। मैंने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं शिक्षक हूँ, मैंने ही आपको सिखाया होगा बोलने के लिए, आपने मुझे नहीं सिखाया। तो जैसे ही उसने पूछा कि आप गांधी का देश और परमाणु बम क्यों बनाए, तो मैंने उससे पूछा कि गांधी के हाथ में लाठी देखी थी? उसने बोला हाँ। गांधी को झुक के चलता हुआ भी देखा था क्या? बोले नहीं, वो लाठी सुरक्षा की प्रतीक थी, क्योंकि शक्ति में ही सुरक्षा है। आप अगर शक्तिवान नहीं है तो आपकी सुरक्षा भी निश्चित नहीं है। पर हमारी तो पॉलिसी भी है ना सर कि हम पहले मारेंगे ही नहीं। यही मैंने उसको बताया कि हमने ये भी, जब ये परमाणु बम बनाया तो हमने ये ट्रीटी भी बनाई कि पहला अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और अगर आपने अटैक करा तो आपको अटैक के लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हमने ये नन फर्स्ट अटैक ट्रीटी भी बनाई है अगर परमाणु बम बनाया है तो। मैं कहता हूँ वो डिप्टी एम्बेसडर साहब इतने एक्साइटेड हुए कि वो मुझसे हक कर रहे थे। बोले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने जैपनीज से पूछा कि आपने कभी गांधी को लाठी के सहारे चलते हुए देखा था क्या? बोले नहीं। तो गांधी ने कहा था शक्ति में ही सुरक्षा है। बिल्कुल। तो ये याद रखिए, हमने परमाणु बम बनाया है तो हमने नन फर्स्ट अटैक ट्रीटी भी बनाई है। अगर कोई हमारे पर अटैक करेगा हम बर्दाश्त करेंगे, अटैक करेगा तो यकीन रखे कल वो नक्शे में नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम सर। यहाँ तक जाने को तैयार हैं। आखिरी 2 सवाल सर मेरे रहेंगे। क्या एक शिक्षक का अपने शिष्य को मारना, एक टीचर का अपने स्टूडेंट को मारना क्या सही है? लेकिन आज के दौर में लोग इसको मना कर देते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका क्या पॉइंट है मैं इस एक पे? छोटी सी कथा से खत्म करता हूँ इस बात को। एक बार एक श्रावस्ती के राजा थे, बचपन में पढ़ने गए थे। बचपन में पढ़ने गए तो गुरु, क्योंकि साथी रहते थे गुरुकुल में, अचानक एक दिन गुरुकुल में गुरु ने उनकी पीठ पे एक वार कर दिया। गलती भी नहीं थी, अकारण वार हुआ, उनसे गलती नहीं थी, वो टीम में शामिल थे, वो बस वार हो गया। पूछ सकते नहीं थे। लंबा समय बीता, ये राजकुमार राज्यों में चले गए, बाद में राजा बन गए। एक दिन गुरु को बुलाया उन्होंने और चलते टाइम उन्होंने यही सवाल पूछा कि गुरुदेव, मुझे वो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने
किस अपराध की मुझे उस दिन सजा दी थी? बोला इसी अपराध की सजा दी थी कि अकारण किसी निरपराध को चोट लगे कि उसको कितना दर्द होता है उसको याद रखने के लिए सजा दी थी। क्योंकि आपको आज भी याद है जबकि आपका अपराध नहीं था। यही आप राज्य के जब नेता बने हैं, राजा बने हैं, तो याद रखना किसी निरपराधी को अकारण कोई दंड अगर दिया तो उसको कितना चुभेगा। तो कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को मारना नहीं चाहता। कोई पर्पज नहीं हासिल होता क्योंकि शिक्षक उसके साथ परमानेंट नहीं रहेगा, मगर वो बच्चा अपने साथ परमानेंट रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा सीमाएं पार कर रहा हो तो उसको शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी राष्ट्र की नीति बनाता है। अगर वो शिक्षक उस बच्चे को इस सजा का अर्थ ना समझा पाए और उसको ये कहे कि नहीं तुम्हें कुछ भी करने की छूट है, तो हिटलर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो समाज में गलत प्रयोग करके भी जिएगा। और उस प्रयोग की सजा इस महाभारत को एक दुर्योधन ने डिजाइन किया। अंधे का बेटा अंधा, कुछ कहते हैं हुआ नहीं हुआ, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन को पता था कि मैं अंधा नहीं हूं, और दुर्योधन के साइड में भीष्म पितामह, विदुर, कितने द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी लोग थे, और उसको यकीन नहीं दिला पाए द्रोणाचार्य उसको, दुर्योधन को, कि तू अंधा नहीं है बेटा। और उसने महाभारत रचवा दी। हजारों, मतलब मेरे ख्याल सैकड़ों अछोहनी सेनाएं मारी गई। उनका क्या दोष था भाई? उनका कोई दोष नहीं था। जो सैनिक कौरव की साइड से लड़ रहा था या पांडव पांडव साइड लड़ रहा था और उसकी मृत्यु हो रही, उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसको कहा ही नहीं था। मगर एक दुर्योधन को एक बात चुभी और उसने उस बात के ऊपर महाभारत रच दी। हम बच्चों को अगर थोड़ा सजा करते हैं इस बात के लिए कि बेटा व्यक्तिगत पीड़ा को, व्यक्तिगत चीज को समाज पे हावी मत होने देना, क्योंकि अगर तुम्हें बात बुरी लगी हो सकता है मेरा दृष्टिकोण कोई और रहा हो। वर्तमान में हम क्योंकि यूरोप का, अमेरिका का फॉलो करते हैं, आज भी अमेरिका कान पकड़ के दंड उठक बैठक कराने पे राजी हो रखा है। अमेरिकन स्कूलों में करा रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि इससे कुछ उसकी नसें ठीक हो जाती हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां ठीक होती हैं। और हमारे यहाँ पर जो पहले था वो कहता है बोलना नहीं। अब बच्चा क्या हो रहा है, रोज आप देख रहे हो बच्चे बच्चों का मर्डर कर रहे हैं, टीचर का मर्डर कर रहे हैं। टीचर डरा हुआ है, डरा हुआ शिक्षक, डरा हुआ वैद्य और डरा हुआ सचिव किसी राज्य के लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। आज इस बात को, भारत को अगर पढ़ाना है तो भारत की संस्कृति और प्रकृति के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, ना कि कहीं यूरोप और किसी की नकल से पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने भारतीयों को और शिक्षकों को, बच्चों को बहुत सारी बातें बताई। सरकार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि सरकार ऐसा क्या बदलाव करें जिससे देश में बदलाव आए? मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा कि 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत सरकार बनी। शिक्षा की मां सरस्वती को आजाद कर दो, कम से कम भारत की शिक्षा व्यवस्था बन जाए। मत करो दखलंदाजी। आज जितने हमारे बोर्ड हैं, जितने, आज हम फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड में कहीं ग्रेडिंग पर कोई मतलब नहीं है। टीचर को इतनी ऑटोनॉमी मिली हुई है कि वो बच्चे के साथ मिल करके सिलेबस को डिजाइन करता है। और यहाँ तो एक एक मिनट का सेंटेंस का सेंटरली आ रहा होता है। हम क्या उसके परफॉर्मर, एग्जीक्यूटर रह गए क्या? मुझे समझ ही नहीं आता कि चाहे वो सीबीएसई हो, भारत सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, हमारे में कुछ लोग तो सिर्फ उन ऑर्डरों के आंसर ही देते रहते हैं कि बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे ये करेंगे, बच्चे वो करेंगे। सर बच्चों को जिंदा रहने दो सर, बच्चे को जिंदा रहने दो सर। खत्म हो रहे हैं बच्चे सर आपके इस कारण से। तो मैं सरकार को ही कहना चाहूंगा, देश तो आजाद हो गया, माँ सरस्वती को आजाद कर दो। हर बच्चे में प्रतिभा है, उसको खिलने दो। जो मैंने कहा ना कि मुक्त पवन सा बहने दो, जो है वो कहने दो भाई। घर घर में आज राम पैदा हो रहे हैं, घर घर में भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा हो रहे हैं। जीने दो इनको यार। आप सेंट्रलाइज, मैकाले ने कुछ नहीं किया, सेंट्रलाइज किया। आज ए से एप्पल, राजस्थान के बच्चे को क्या, उसको तो एप्पल पता ही नहीं। आज भी उसको ए से एप्पल ही पढ़ाते फिर रहे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इनको लोकल बॉडीज को और एजुकेशन में, यदि टीचर को आगे नहीं किया, अगर इसमें आपने किसी भी सरकार ने फंड नहीं किया, एजुकेशन को ध्यान नहीं दिया, तो यकीन मानिए
ये सारे डेवलपमेंट, ये सारे रोड, ये सारे विकास भेंट चढ़ जाएंगे इस अज्ञानता के। क्योंकि अफ्रीका में भी आप रोड बना सकते हैं, मगर आदमी बनाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। आदमी आप नहीं बना रहे। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस ज्ञान के लिए। बहुत सालों बाद आपको फिर से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम यही विश करेंगे भगवान से कि आपके उम्र में बहुत 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 ज़्यादा हो, ताकि आप बहुत सारा ज्ञान और स्कूल को बहुत आगे बढ़ा पाएँ। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। रजत जी, थैंक यू। आप सुन रहे थे अशोक कुमार ठाकुर जी को, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनका स्कूल मुनि इंटरनेशनल स्कूल द्वारका मोड़ मोहन गार्डन में स्थित है। आप खुद जाके देखिए, मैंने भी कुछ साल इस स्कूल में दिए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो शायद कहीं स्कूल में सीखने को ना मिले। आप सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स तो हर जगह पढ़ते हो, लेकिन ज़िंदगी को जीना सही तरीके से कैसे है वो ये स्कूल सिखाता है। आप जाइए, विजिट करिए, खुद देखिए और लाइफ को सही तरीके से अपने बच्चों को जीना सिखाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारी ज्ञान की बातें और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय माता दी, जय हिंद। जय माता जी साहब।